जी। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने उसको आइसबर्ग कह दिया है। वो पहाड़ है, पर तो उस ठंडक के नीचे जो गर्मी है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे रमेश विधुड़ी की लोकसभा के अंदर दी गई गालियां। जैसे हमारे बड़े परवेश वर्मा साहब हैं, जैसे अनुराग ठाकुर हैं। अब ये लोग जब इनके ऊपर एक्शन नहीं होता और बल्कि इनको इनाम दे दिया जाता है, जैसे कि जो मिश्रा हैं उनको दिल्ली का मिनिस्टर बना दिया, कपिल मिश्रा। तो बिहार में जब बात करते हैं, एसआईआर की बात करते हैं और देखते हैं कि दो दो डिप्टी वहां पर हैं, ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं जहां इनके दो दो डिप्टी हैं? मतलब चीफ मिनिस्टर के ऊपर आपको पूरा विश्वास नहीं है। आपने दो जासूस लगा रखे हैं, कहीं वो आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। और बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा है, और बिहार तो एक नई प्रयोगशाला के रूप में सामने उभर कर आ। और ऐसी प्रयोगशाला कि अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया तो पूरे देश में उस प्रयोगशाला को विस्तृत रूप दिया जाएगा। और कैसे वोट निकाले जा रहे हैं कि साहब 7 लाख वोटर का तो नाम ही 1 से 2 जगह में है, तो पहले आपको नहीं पता था। फिर आप कहते हैं 22 लाख मतदाता। जब जनवरी में जब लिस्टें आई थी तो उसमें तो मृत नहीं दिखाई दिए थे। तो क्या शमशान घाट में या कब्रिस्तान में ये डाटा लिया जाए कि भाई साहब 22 लाख लोग कैसे अचानक मर गए 6 महीने? क्या हुआ उनको? कौन सी बीमारी आ गई? कौन सा कोविड-19 आ गया? जून 2024 में जब रिजल्ट आए हैं उसके बाद स्वाभाविक तौर पर अगर एक साल में किसी राज्य में 2-3 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं तो सहसा विश्वास करने का मन करता है। परंतु आप कह क्या रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं साहब कि 35 लाख वोटर प्रवास कर चुके। और अभी आपने कहा कि एक बड़े दो अच्छे त्योहार होते हैं वहां पर, जहां पर बिहार की बात अगर करें तो विशेष तौर पर बिहार के लिए मैं कह रहा हूं कि एक तो जब सूर्य को पूजन करने का, और वो भी डूबते सूरज को सर, उदय होते सूरज को तो अलग बात है, सारी दुनिया करती है। और दूसरा पर्व जो है वो मतदाता का पर्व होता है, दिवाली जैसा महत्व रखता है। लोग वहां वोट करने के लिए, और आप तो जहां बैठे हो आपके आसपास हजारों लाखों लोग हैं जो छुट्टी लेकर चले जाते हैं साहब वोट करने जाओ। उनके लिए यह अभिमान का विषय है। हमारे लिए हो सकता है ये ना हो, क्योंकि हम कुछ जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। परंतु वो अनपढ़ लोग जो वोट का महत्व जानते नहीं है, परंतु उसको पर्व की तरह मानते हैं और वो वोट डालने जाते हैं, और वो 65 लाख वोट जो हैं वो कहां डालने जाएंगे, विचारणीय विषय ये है। अब क्योंकि अंधा पीसे और कुत्ता खाए, ये देश का निजाम है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? हमारे हाथों में जितनी ताकत है बातचीत करने की, अपने विचारों को साफ सुथरे तरीके से रखने की हमारे जितनी अंदर शक्ति है, वो हम पूरे जोर शोर से रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
इनको स्पेयर नहीं करेंगे। परंतु क्या ये गुंडागर्दी, निर्लज्जता और खुला खेल, फरक्काबाजी, सर क्या दिखाया उन्होंने, अजीत अंजुम साहब ने? उन्होंने तो पूरे भरपूर वीडियो दे दिए, उन महिलाओं के दे दिए, उन मृत व्यक्तियों के फॉर्म निकाल कर दे दिए उन्होंने, जो 6 साल पहले चले गए थे, उनके भी आप फॉर्म भर रहे हो। और दूसरी तरफ आप 65 लाख लोगों को निकाल रहे हो और 30 से 32 लाख नए मतदाता जो जाने कहां से आए हैं उसके विषय में पता ही नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में आपने किया, 75 लाख नए नाम जोड़ दिए, एक हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र में खड़ा कर दिया आपने। और एक आपको याद होगा कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, जहां पे 4-4.5 हजार बच्चों के नाम जोड़कर उनके वोट कास्ट करा लिए गए थे। तो आज देश दिशाहीन है, खो चुका है क्या अपनी दिशा? और ऐसी दिशा जो खो चुकी हो वो कहां जाएगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जो बर्फ दिखती है ना, उजली सी बर्फ दिखती है, इसके नीचे बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सुअर बिष्ठा में लोटपोट हो रहा हो और वो ये कह रहा हो कि भाई एक चींटा आपकी कमीज पे डल गया तो आ जाओ, कर लो 2-2 हाथ, तो आपको बिष्ठा में लपेट दूंगा मैं। तो अब किया क्या जाए? या तो बिष्ठा में हम भी लोटपोट हो जाएं, या अपनी नैतिकता को संभाल कर रखें और अच्छे शब्दों में इनका विरोध करें। परंतु अच्छे शब्द इनको सूट नहीं करते, क्या कर सकते हैं? एक सवाल और लेते हैं। आज बड़ी अच्छी घटना घटी है महाराष्ट्र के अंदर। आज उद्धव ठाकरे का बर्थडे है, तो राज ठाकरे उनसे मिलने के लिए आए और नीचे मातोश्री जो निवास है बेसिकली, जहां बाला साहब ठाकरे रहा करते थे, अब उद्धव रहते हैं वहां पर। तो मातोश्री में नीचे संजय राउत मातोश्री के गेट पर राज ठाकरे को लेने आए, साथ में पीछे पीछे तुरंत उद्धव ठाकरे भी उनको लेने के लिए आ गए नीचे गेट पर। तो काफी वहां पर भाव विवल दृश्य हो गया और दोनों गले लिख के पहले गेट पे मिले, फिर सबके सामने फोटो वगैरह हुए, फिर ऊपर चले गए। तो जन्मदिन का मौका था, तो संजय राउत से सवाल पूछा गया भी क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने हैं? कहते नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा अच्छा ही होगा, तो टाल दिया उन्होंने उसको। लेकिन राज ठाकरे का 9 वर्षों के बाद, करीब 9 वर्ष के बाद होगा मुझे लगता है, जो वापस मातोश्री में उनके कदम पड़े हैं। तो एक किस्म से फिर से एक नई राजनीति की शुरुआत है। अरुण कुमार शर्मा जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी लेंगे। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो मर्म होते हैं ना, उसमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। राज ठाकरे अगर बाहर से थोड़े मोटे भी हो गए तो विचार उनके वही हैं, विचार मोटे नहीं हुए। और परिवार में जो बड़े होते हैं हम सम्मान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। एक भाई जो वर्षों वर्षों तक उस परिवार में उस पिता के साथ काम करता रहा, उद्धव के गलबैया डालकर वो मशक्कत करता रहा शिवसेना को स्थापित करने के लिए। भूल जाएं हम 9 साल कि 9 साल बाद गए हैं, परंतु उन दोनों को तो ऐसा लग रहा होगा जैसे राज भाई कल आए हूं और आज फिर आए हूं। तो मेरा मानना यह है, एग्जैक्ट फिगर 6 साल है, मैं 9 साल की गलती, एग्जैक्ट 6 साल। जी 6 साल बाद जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने भी तो अपने चाचा का स्वागत किया ना। वो ऐसा नहीं है कि मनसे के लीडर मानकर उन्होंने स्वागत किया होगा। और जो राज ठाकरे के पुत्र हैं वो तो अपनी विरासत में गए हैं, वो कहीं बाहर नहीं गए, उसी विरासत की एक नई पीढ़ी है वो। तो दोनों भाई अगर मिल जाते हैं, मतलब मैं उद्धव और राज के साथ आदित्य और राज के पुत्र की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है ये सोने पे सुहागा होगा। ऐसा विलक्षण दृश्य हमारे परिवारों में भी हो, हमारे रूठे और जो हमारे से अलग हो गए हैं हमारे भाई, वो हमें छाती से लगाकर हमें भी आगमन करें हमारा। तो मुझे लगता है ये जो दृश्य है बहुत सुंदर दृश्य है, इससे शिक्षा लेने की जरूरत है, राजनीति ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है।
राजनीति चलती है, चलती रहेगी। बीएमसी में ये बात ठीक है कि दोनों मिल जाएं तो एक बड़ी ताकत बनकर उभर आएंगे, और इसीलिए शायद ये जो पार्टी है अभी प्रेजेंट अधिकार में, उन्होंने इसीलिए चुनाव नहीं कराए। कहीं ये दोनों भाई मिल गए तो मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुसीबत अगर खड़ी होती है तो ये स्वागत योग्य है, इसको अच्छी निगाहों से देखना चाहिए। ये बहुत अच्छी घटना हुई है, चाहे इसको राजनीति के चश्मे से देखें, चाहे आप परिवार के चश्मे से देखें। जी। एक आखिरी सवाल पे आते हैं। मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी, इवन आरएसएस वाली भी, आपका तो आरएसएस से क्लोज ताल्लुक रहा है, इन्होंने हमेशा ये कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है। पहली बात तो भारत नाम का कोई देश ही नहीं था 1947 से पहले। और फिर कहते हैं कि आज मोदी जी कहते हैं कि चोल साम्राज्य या चोला साम्राज्य जो है, रामराज चोला जो था, राजेंद्र चोला जब से महानतम राजा थे, जिनको कहा जाता है कि वो भारत का उन्होंने गौरव बढ़ाया। लेकिन चोला साम्राज्य ने कब कहा कि वो भारत का हिस्सा था? वो तो चोल अंपायर था। उनका जो अंपायर था, उनका जो देश का नाम ही वही था एक्चुअली देखा जाए तो। वो तो भारत देश के नाम से जाने नहीं जाते थे। तो बिना मतलब ये अपनी नाक वहां घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। और ये राजेंद्र चोला ही पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने बाहर आक्रमण किया था सर। ये कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, आज जितने आपको वहां पर हिंदू मंदिर नजर आते हैं ना, हिंदू कल्चर नजर आती है साउथ ईस्ट एशिया में, वो सारी इसे चोल साम्राज्य का ही सारा का सारा किया धरा है। और कुछ उससे पहले भी कुछ छोटे मोटे और राजा थे जिन्होंने वहां पर कंबोडिया के ऊपर आक्रमण किए थे। वहां पे अंकोर वाट के मंदिर बनाए, बाली में भी बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए। तो मलेशिया में भी हिंदू काफी तमिलियंस बसे हुए, बहुत हजारों सालों से बसे हुए, सैकड़ों साल से बसे हुए वहां भी। तो ये कहना कि भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, तो माफ कीजिएगा, इन्होंने आक्रमण किया था क्योंकि नेवी बहुत स्ट्रांग थी इनकी। चोल साम्राज्य की हिस्ट्री पे देखें तो आक्रमण किया, उनको ऑक्युपाई किया, वहां पे अपने राजा बिठाए और वहां पे अपने मंदिर बनाए और अपने धर्म का भी प्रचार किया। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार उस रूप में नहीं दिया जिस रूप में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बुद्ध धर्म के अनुयायियों ने, अशोक ने कभी अपनी आर्मी नहीं भेजी थी, फौज नहीं भेजी उसने कभी। लेकिन चोल साम्राज्य पहला ऐसा इस कॉन्टिनेंट से बंदा था जिसकी लार्ज स्केल नेवल आर्मी थी और जो वहां जाके उनके ऊपर आक्रमण करता है। तो ये कहना कि भारत ने किसी भी आक्रमण नहीं किया, वो बिल्कुल गलत और भ्रमित है। और चोल साम्राज्य के अंतर्गत ही शायद चालुक्य में उनके एक और जगह जहां पे सबसे ज्यादा जैन मंदिर भी तोड़े गए हैं, मैं आपको बताऊं, सैकड़ों हजारों जैन मंदिर उन्हीं के राज के अंदर तोड़े गए हैं। तो कोई ये ना कहे कि मतलब वो भी दूध के धुले हुए हैं। तो ये बार बार कहना है कि भारत आक्रमण नहीं करता है। अब उन्हीं की 1000वीं जो एक सालगिरह वगैरह कुछ मना रहे हैं, 1100 साल मना रहे हैं, मनाइए, जरूर मनाइए। और भारत के अंदर उनका एक वैभवशाली साम्राज्य था, वो मैं भी मानता हूँ। लेकिन वो भी इतने दूध के धुले नहीं थे अगर इतिहास में देखा जाए, क्योंकि जैन मंदिरों को, जिनका पूरा हजारों में मंदिर थे साउथ में, तो खास तौर से बड़ा प्रचार था उनका, तो वहां पर किसी ने तो तोड़ा है ना उनको अल्टीमेटली। तो वो भी दूध के धुले नहीं है और वो भारत का अंग नहीं थे उस टाइम, चोल साम्राज्य अलग ही था। एक छोटी टिप्पणी लेंगे, प्रोग्राम समाप्त करेंगे। जी सर, जहां तक मैंने पढ़ा है, जो चोल वंश है, उनके रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं हमारे हिंदू समाज से मेल नहीं खाती। वो अपने राज्य का प्रसार करते थे, ये बात बिल्कुल उचित है, और उन्होंने आक्रमण किए, ये भी बात उचित है। इसीलिए जो साउथ है वो नॉर्थ से, उत्तर भारत दक्षिण भारत से इस विषय में बिल्कुल अलग मान्यताएं रखता है। और मोदी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने राजदंड रखा वो उन्हीं का है। दरअसल वो राजदंड है ही उन्हीं का। और आपको याद होगा वो नेहरू साहब को मिला था और उन्होंने म्यूजियम में रखवा दिया था, उसको आगे प्रसार नहीं किया, क्योंकि ये हमारे यहां जैसे मानते हैं कि सेपरेटिव प्लेनेट होते हैं। तो चोल वंश भी एक ऐसा राजवंश था जो सेपरेटिव ग्रह था, उनकी हमसे बनती नहीं थी, उनकी मान्यताएं हमसे अलग थी। हमारी मान्यताएं कुछ और थी और उनकी मान्यताएं कुछ और थी। उन्होंने अपने राज्य का प्रसार किया है।
ये बात बिल्कुल ठीक है। और अभी भी शिव मंदिर के लिए ही तो झगड़ा हो रहा है कंबोडिया में और उसमें। तो मेरा मानना यह है कि कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मोदी साहब का वो हाल है। वो कहीं की भी बात कहीं कई बारी फिट कर देते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो गुरु नानक को मिला देते हैं और लोगों से, कबीर को मिला देते हैं कि नहीं और लोगों से, और वो भूल जाते हैं कि अकबर के समय ही बाबा तुलसी हुए थे। रामचरितमानस का जो लिखा गया ग्रंथ है वो उन्हीं के समय में लिखा गया था। अब ये कहीं से कुछ भी जोड़ दें तो इन्होंने ना तो राजनीति पढ़ी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो कह देते हैं, ना इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, ना इन्होंने सिविक्स पढ़ी। इनको जो सिविलाइजेशन हुआ उसके विषय में भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसीलिए वो कह देते हैं कि 1949 में जो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे उनके विषय में भी एक भ्रमित बात कह दी थी उन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि इनके विषय में ज्यादा सोचना वो शायद अपने दिमाग को परेशान करना होता है। अब आपने विषय मेरे लिए छेड़ दिया है तो मुझे चोल वंश का सारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये अच्छा विषय दे दिया आपने, तो इसके लिए आपको बधाई भी देता हूं कि आप ऐसे मौके मुझे बार बार देते हैं, और मेरे ज्ञान को बढ़ाने में जो आपका हाथ है उतना मेरा स्वयं का हाथ नहीं है, क्योंकि मुझे जब जवाब देना पड़ेगा तो मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि मोदी जी कुछ भी बोलें, कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत नाम का कोई देश था ही नहीं। सम्राट अशोक ने तो सर पहले अपने राजा को सुलटा था, उसके बाद उन्होंने एक बच्चा ऐसा चुना जिसको राजा के लिए उन्होंने माना उपयुक्त है, और उन्होंने उसको राज दिलाया। उस अय्याश, शराबी और महिला का जो प्रेमी हुआ करता था उसको हटाकर उस बच्चे को राज दिया था उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मेरा मानना यह है कि कहीं भी आप कुछ भी जोड़ दो तो इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, परंतु जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है उसको जरूर फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिथक इन्होंने स्टार्ट किया है इसके विषय में ज्यादा